बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 9 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम, द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त व बर्दारी का नमूना। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट के लेसन की रीडिंग की थी, प्री रीडिंग पोर्शन हमने कवर किया, फिर हमने लेसन की रीडिंग की, उसके बाद हमने ग्लॉसरी को रीड किया था। सेकेंड वीडियो में हमने कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी का पोर्शन कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग के पोर्शन से। जैसे कि मैं आपको इस बुक की रिव्यू वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस बुक में हर यूनिट को 5 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। राइटिंग अब इस यूनिट का 3rd पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन हमने रीड किया कॉम्प्रिहेंशन, फिर वोकैबुलरी हमने रीड की और अब है राइटिंग। राइटिंग यानी लिखना। राइटिंग के पोर्शन में हम राइटिंग स्किल्स सीखते हैं, यानी क्रिएटिव राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग सीखते हैं। इसमें हम समरी, पैराग्राफ राइटिंग और ट्रांसलेशन वगैरह करना सीखेंगे। तो इस पोर्शन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लिखिए ऑन द पेशेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड्स, विविड वर्ब्स, मॉडिफायर्स एट्सेट्रा। यूज इस्तेमाल कीजिए अप्रोप्रिएट, मुनासिब, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अब यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखने को कहा गया है। टॉपिक आपके पास मौजूद है, पेशेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। ये है टॉपिक जिसके बारे में हमने एक पैराग्राफ लिखना है। अब पैराग्राफ लिखते हुए हमने उसके अंदर कुछ बातों का ख्याल रखना है कि हमने उस पैराग्राफ में इस्तेमाल करने हैं स्पेसिफिक वर्ड्स, विविड वर्ब्स, मॉडिफायर्स, सपोर्टिंग डिटेल्स और ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अब ये वर्ड्स आप पहले सुन चुके होंगे, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको दोबारा से समझेंगे। इस पैराग्राफ को लिखने से पहले हम ये वाला पोर्शन रीड करेंगे। डू यू रिमेंबर? यहाँ पर आपको इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसको रीड करते हैं। डू यू रिमेंबर? क्या आपको याद है? इसका ये मतलब है कि आपको ऑलरेडी ये टॉपिक्स पढ़ाए जा चुके हैं ग्रेड 7 या ग्रेड 8 की बुक में। मैंने ग्रेड 7 और 8 की इंग्लिश को नहीं पढ़ा, ना ही इसको इस चैनल पे पढ़ाया है आपको, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसका रेफरेंस नहीं दे सकती कि मैंने आपको इस ग्रेड में ये टॉपिक पढ़ाया है। इसलिए यहाँ पे इन टॉपिक्स को मैं आपको दोबारा से पढ़ाती हूँ। फर्स्ट है टॉपिक सेंटेंस। A topic sentence is a sentence that states or suggests the main idea or topic of a paragraph. अब topic sentence plus supporting details. अब ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इसको आप इकट्ठे रीड करेंगे। टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ का वो सेंटेंस होता है जो आपको उस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया या उसका टॉपिक बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आपको यहाँ पर कहा गया है कि पेशेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम पर आपने एक पैराग्राफ लिखना है, तो इसमें हमारे पास टॉपिक सेंटेंस क्या होगा जिसमें हम इन वर्ड्स को यूज करेंगे। और सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है? पैराग्राफ का वो सेंटेंस जिसमें मेन टॉपिक बताया गया है वो टॉपिक सेंटेंस हो गया। अब बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं पैराग्राफ में जो दूसरा मटेरियल मौजूद है वो हो गया सपोर्टिंग डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है इसी के जरिए मैं आपको ये समझाती हूँ। आप देख सकते हैं पैराग्राफ में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ ऑन द पेशेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड्स, vivid verbs, modifiers, etc. Use appropriate supporting details and transitional devices.
हेडिंग दी गई है द पेशेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। अब ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की फ़िलहाल मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं करवा रही, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ फ़िलहाल कि आपको इसकी ट्रांसलेशन आती है, एंड में मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन भी करवा दूँगी। पैराग्राफ को रीड करते हैं। द पेशेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी। He calmly endured hardships and forgave cruel enemies with remarkable kindness. His noble patience not only inspired his companions but also transformed the hearts of his foes. Moreover, the Holy Quran calls him Rahmatul lil Alameen, showing his unmatched mercy. Thus, his life proves that patience leads to peace and greatness. अब ये पैराग्राफ हमने रीड किया है, तो इस पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस है द पेशेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आप देख सकते हैं इसमें टाइटल की जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं, यानी ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। द पेशेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी। टॉपिक सेंटेंस। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया है कि हमने पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट, अब हम सपोर्टिंग डिटेल्स की बात करते हैं। तो इस पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस के अलावा जितना भी मटेरियल मौजूद है ये ऐसा मटेरियल है जो कि इस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है। तो ये क्या है? ये है सपोर्टिंग डिटेल्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है हमारे पास सपोर्टिंग डिटेल्स। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर हो चुका है। अब वापस चलते हैं बुक की तरफ। यहाँ पर हमने टॉपिक सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है। फीचर्स ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस की क्या फीचर्स हैं, यानी क्या खुसूसियात हैं, यहाँ पर रीड करते हैं इसको। स्पेसिफिक वर्ड्स। अब आपको स्पेसिफिक वर्ड्स के बारे में बताया गया है। पैराग्राफ में हमने स्पेसिफिक वर्ड्स को भी यूज करना है। पर्टिकुलर वर्ड्स दैट रिफ्लेक्ट द मेन आइडिया। वो ख़ास अल्फाज जो कि मेन आइडिया यानी मरकज़ी ख्याल की अक्कासी करते हैं। यानी स्पेसिफिक वर्ड्स कुछ ऐसे ख़ास अल्फाज होंगे जो कि मेन आइडिया के में भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, यानी हम मानी अल्फाज हो सकते हैं, एक जैसे अल्फाज होंगे जिससे हमें ये मालूम होगा कि ये स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं इनका इस मेन आइडिया के साथ लिंक है। फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड्स कौन कौन से यूज हुए हैं, वो है पेशेंस, ह्यूमैनिटी, इसके अलावा मर्सी और ग्रेटनेस। इसको यहां पर मेंशन कर देते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट है पेशेंस, ह्यूमैनिटी, मर्सी और ग्रेटनेस। पेशेंस यानी सब्र, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत, मर्सी यानी रहमदिली, ग्रेटनेस यानी अजमत। ये जो चारों वर्ड्स हैं इनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, यानी ये एक दूसरे से लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंस यानी सब्र, जो लोग पेशेंस यानी सब्र रखते हैं उनमें इंसानियत मौजूद होती है, वो रहम दिली करते हैं और उनकी यही खूबियाँ उनको अजीम बनाती हैं। तो ये हमने यूज़ किए स्पेसिफिक वर्ड्स। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पैराग्राफ के मेन थीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी उसी के मीनिंग को मज़ीद एनहेंस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिक वर्ड्स के बारे में रीड किया। अब नेक्स्ट है हमारे पास विविड वर्ब्स, डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स दैट गिव डिटेल्स ऑफ एन आइडिया। डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स यानी वजाहती वर्ब्स दैट गिव डिटेल ऑफ एन आइडिया, जो उस आइडिया जो इस मरकजी ख्याल की तफसील बयान करते हैं। और विविड कहते हैं शोख या वाज़ेह को।
अच्छा, अब विविड वर्ब्स। विविड तो हम बाद में समझ लेंगे, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ब्स क्या है। वर्ब्स कहते हैं एक्शन वर्ड्स को, ऐसे अल्फाज जिनमें किसी काम का करना दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, राइटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ये सारे क्या है, ये वर्ब्स हैं। यहाँ पर बात की गई है विविड वर्ब्स की, यानी यहाँ पर आपने पैराग्राफ में ऐसे वर्ब्स यूज करने हैं जो कि मेन आइडिया को मजीद डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स हमने यूज करने हैं जो कि वजाहत कर रहे हो इस मेन आइडिया की। चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। इसमें अब हम विविड वर्ब्स को ढूंढेंगे। अब यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड्स और विविड वर्ब्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको बताया गया है कि आपने वर्ब्स लिखने हैं, एक्शन वर्ड्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल endured यानी बर्दाश्त करना। अब ये क्या है, ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है। हार्डशिप्स एंड फॉरगिव, माफ करना, ये वर्ब है। इंस्पायर्ड, मुतासिर करना। ट्रांसफॉर्म्ड, बदल देना। हाँ, ये अब हमारे पास विविड वर्ब्स हैं। endured, forgave, inspired and transformed. endured उन्होंने बर्दाश्त की, फिर उन्होंने माफ किया उन लोगों को जिससे वो मुतासिर हुए और वो बदल गए, यानी वो इस्लाम ले आए। जैसे हमने लेसन में रीड किया द स्टोरी ऑफ रब्बी ज़ैद कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बदतमीज़ी को बर्दाश्त किया, उनको माफ़ किया जिससे वो मुतासर हुए और वो बदल गए, उन्होंने अपना दीन छोड़ा और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। इसी तरह के विविड वर्ब्स आपने यूज़ करने हैं पैराग्राफ में। सिर्फ इस पैराग्राफ में नहीं, बल्कि अगर आप कोई दूसरा पैराग्राफ भी लिख रहे हैं तो आपने उनमें इस तरह के विविड वर्ब्स यूज़ करने हैं। यहाँ पे मेरा आपको पैराग्राफ लिख के देना और उसमें से वर्ड्स को अंडरलाइन करके कैटेगराइज करने का मकसद ये नहीं है कि आप इस पैराग्राफ को रट्टा लगाएं और आपने उम्र भर के लिए इसी पैराग्राफ को याद रखना है, बल्कि आप इसके इस्तेमाल का तरीका सीखें। आपके पास कोई भी पैराग्राफ मौजूद हो, आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स कौन से यूज़ हुए हैं, विविड वर्ब्स कौन से यूज़ हुए हैं, उसका टॉपिक सेंटेंस क्या है, उसमें सपोर्टिंग डिटेल्स कौन से मौजूद हैं। या अगर आप खुद एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस लिखना है, उसमें सपोर्टिंग डिटेल्स लिखने हैं, उसमें आपने स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ करना है और विविड वर्ब्स का यूज़ करना है। इसी तरह से आपने इसमें मॉडिफायर्स यूज़ करने हैं और ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी यूज़ करनी है। यहाँ पर अब आपसे स्पेसिफिकली कहा गया है, लेकिन अगर कहीं आपसे ये कहा नहीं जाता तो भी एक अच्छे पैराग्राफ में ये सारे फीचर्स मौजूद होते हैं। अब हमारे स्पेसिफिक वर्ड्स कवर हो गए हैं, विविड वर्ब्स। अब नेक्स्ट है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स जो है ये है वजाहती अल्फाज। अब विविड वर्ब्स और मॉडिफायर्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर स्पेसिफिकली बात की गई है वर्ब्स की, जबकि मॉडिफायर्स में एडजेक्टिव और एडवर्ब्स आते हैं। एन एडजेक्टिव इसमें सिफ्त और एडवर्ब दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, के पैराग्राफ में ऐसे एडजेक्टिव और ऐसे एडवर्ब्स का इस्तेमाल जो कि मज़ीद इंफॉर्मेशन यानी मज़ीद मालूमात थे, इजाफी मालूमात थे। एडजेक्टिव क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या है। एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं दैट डिफाइन नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को मजीद बयान करते हैं, यानी उनकी वजाहत करते हैं। अब एडवर्ब्स क्या है? एडवर्ब्स ऐसे अल्फाज हैं जो कि डिफाइन करते हैं, जो कि डिस्क्राइब करते हैं वर्ब्स को या फिर इन एडजेक्टिव्स को या फिर एडवर्ब को खुद।
आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। खैर, पार्ट ऑफ स्पीच तो आप स्टार्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ग्रेड 2 ग्रेड 3 से बच्चों को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए जाते हैं। तो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यहाँ पर मेरा इनको दोबारा से आपको रिवाइज करने का मकसद ये है कि अगर किसी को मालूम ना हो तो उनके लिए है, अदरवाइज ये आपको मालूम होने चाहिए। ये इंग्लिश के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, तो फिर अब पैराग्राफ में मॉडिफायर्स का इस्तेमाल। मॉडिफायर्स में एडजेक्टिव और एडवर्ब्स आते हैं। रीड करते हैं अब इनको। क्रूअल एनिमीज। अब ये जो एनिमीज है, ये अ ग्रुप ऑफ पीपल की बात की जा रही है। अब ये जो वर्ड है, ये इस वर्ड को मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है कि वो जो एनिमीज हैं वो कैसे हैं, वो क्रूअल यानी जालिम है। यानी ये हमारे पास मॉडिफायर यूज हुए हैं। नेक्स्ट, रिमार्केबल काइंडनेस। अब काइंडनेस को मज़ीद बयान किया जा रहा है वर्ड रिमार्केबल से, गैर मामूली रहमदिली। नोबल पेशेंस। पेशेंस को मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड नोबल। मर्सी को मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड अनमैच्ड। अनमैच्ड मर्सी यानी बेमिसाल रहमदिली। अनमैच्ड जिसकी कोई मिसाल ना हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने मॉडिफायर्स यूज़ किए हैं। मॉडिफायर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पैराग्राफ में जो वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव मौजूद होते हैं उनको मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे टू वर्ड्स हैं, क्योंकि इसमें एक तो हमारे पास या वर्ब है या एडवर्ब है या एडजेक्टिव है और ये मॉडिफायर है। अब लास्ट है हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस, वर्ड्स और फ्रेजेस। वर्ड्स यानी अल्फाज, फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बट नॉट अ सेंटेंस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनकी समझ तो आपको आएगी लेकिन ये सेंटेंस के तौर पे काम नहीं करते। यानी आप उन कुछ अल्फाज से कंप्लीट कॉन्सेप्ट हासिल नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाएगी लेकिन कंप्लीट मीनिंग ये नहीं देता। दैट हेल्प कैरी, जो कि मदद करता है अ थॉट, कि आप एक थॉट, एक सोच को कैरी करें फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर, एक जुमले से दूसरे जुमले में, फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, एक ख्याल से दूसरे ख्याल में, और फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर, या किसी एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आइडिया को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर और फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, मोरओवर, मज़ीद ये कि अब यहाँ पर जो बात की गई है उसके साथ इस बात को जोड़ा गया है इस वर्ड के ज़रिए कि ये बात तो है लेकिन मज़ीद ये कि आगे और एक्सप्लेनेशन दी गई है आपको। नेक्स्ट है 10 यानी पस। ये जितनी भी ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है, अब यहाँ पर लास्ट सेंटेंस में जब 10 का वर्ड यूज हुआ है तो उसको समराइज किया गया है। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ को रीड किया। मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन अभी करवाऊंगी, लेकिन इसमें हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि हमने एक पैराग्राफ लिखना है, उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करने हैं, विविड वर्ब्स, मॉडिफायर्स, सपोर्टिंग डिटेल्स और ट्रांजिशनल डिवाइसेस। इन सब को हमने देख लिया है कि हम इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं
اور اگر آپ کے پاس آلریڈی ایک پیراگراف موجود ہے تو آپ نے اس میں سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، اور اگر آپ کے پاس پیراگراف موجود نہیں ہے، آپ نے خود ایک پیراگراف لکھنا ہے، تو آپ نے ان کو یوز کیسے کرنا ہے۔ اب پیراگراف کو دوبارہ سے ریڈ کرتے ہیں۔ The patience of حضرت محمد peace be upon him. The patience of حضرت محمد peace be upon him is a shining example of humanity. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ He calmly endured hardships and forgave cruel enemies with remarkable kindness. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکون کے ساتھ مشکلات برداشت کی اور بے حد مہربانی کے ساتھ اپنے ظالم دشمنوں کو معاف کر دیا۔ His noble patience not only inspired his companions but also transformed the hearts of his foes. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ صبر نے نہ صرف صحابہ کرام کے لیے باعث تحریک بنا بلکہ دشمنوں کے دل بھی بدل دیے۔ فیوز کہتے ہیں دشمن کو۔ Moreover, مزید یہ کہ the Holy Quran calls him رحمت للعالمین showing his unmatched mercy. مزید یہ کہ قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے جو آپ کی بے مثال رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ Thus his life proves that patience leads to peace and greatness. تو پس آپ کی زندگی یہ ثابت کرتی ہے کہ صبر امن اور عظمت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے رائٹنگ کے پورشن کا کوسچن نمبر 1 اینڈ ہوتا ہے، جس میں ہم نے ایک پیراگراف لکھا اور اس میں کچھ لٹریری ڈیوائسز کو یوز کیا۔ اب ریڈ کرتے ہیں کوسچن نمبر 2 کو۔ کوسچن نمبر 2، Analyze the first paragraph in the text to identify the theme. Analyze تجزیہ کریں the first paragraph in the text. اس سبق کا first paragraph to identify کہ آپ پہچان کر سکیں the theme مرکزی خیال کی۔ اب یہاں پر آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ کے فرسٹ پیراگراف کی طرف جانا ہے جو کہ ہے پیج نمبر 2 پر، اور اس کو آپ نے اینالائز کرنا ہے۔ اب کوشچن سب سے پہلے یہ ہے ہمارے پاس that what does it mean to analyze something، کہ ہم کسی چیز کو اینالائز کیسے کرتے ہیں۔ اردو میں اینالائز کا مطلب ہے تجزیہ کرنا۔ اینالائز کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو غور سے پڑھنا، یعنی یہ پیراگراف آپ کو دیا ہے، آپ نے اس ٹیکسٹ کو غور سے پڑھنا ہے، اس کے حصے کر کے آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اور اس کا مطلب یا اصل مقصد یعنی مرکزی خیال کو آپ نے معلوم کرنا ہے۔ اب کسی بھی ٹیکسٹ کو یا کسی بھی پیراگراف کو اینالائز کیوں کیا جاتا ہے؟ اب جب ہم کسی پیراگراف کو حصوں میں بانٹتے ہیں، یعنی اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں اس کو اینالائز کرنے کے لیے، تو ہم اصل میں پیراگراف میں کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ اب جب ہم کسی پیراگراف کو اینالائز کرتے ہیں تو ہم اس کا تھیم، مین آئیڈیا، سپورٹنگ ڈیٹیلز، اسٹائل، ٹون وغیرہ کو معلوم کرتے ہیں۔ اب اگر آپ اس کوشچن کی طرف دیکھیں تو یہاں پر آپ سے صرف تھیم کا کہا گیا ہے کہ آپ پیراگراف کو صرف اس حد تک اینالائز کریں کہ آپ کو اس کا تھیم معلوم ہو جائے۔ پیراگراف کو ریڈ کرتے ہیں، ویسے پیراگراف کو ہم آلریڈی ریڈ کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر جلدی سے اس کو ریڈ کرتے ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ By tolerance we mean a fair and objective attitude towards those whose lifestyle differs from us. کہ بردباری سے مراد ایک ایسا منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رویہ ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ رکھتے ہیں، خواہ ان کا طرز زندگی ہم سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ Tolerance is the virtue which enables a person to forbear the attitude, negative remarks and action with patience and calmness. کہ بردباری ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو دوسروں کے رویے، منفی باتوں اور اعمال کو صبر اور سکون سے برداشت کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ The life of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم is a superb example of tolerance. کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بردباری و برداشت کی ایک بہترین مثال ہے۔ It is his tolerance that let him forgive his worst enemies. یہی آپ کی بردباری و برداشت تھی جس نے آپ کو اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کرنے پر آمادہ کیا۔ Truly he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion. کہ حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر، معافی، رحم اور شفقت کی زندہ مثال ہیں۔ The
Holy Quran describes him as Rahmatul lil Alameen, a mercy on to the whole mankind and universe. कि कुरान पाक ने आपको रहमतुल लिल आलमीन, तमाम इंसानियत और तमाम जहानों के लिए रहमत कहा है। अब ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लिया है। अब अगर हम इसको एनालाइज करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, by tolerance we mean a fair and objective attitude towards those whose lifestyle differ from us. अब ये सेंटेंस जो है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें हमें ये मालूम हो रहा है कि ये पैराग्राफ जो है इसका मेन थीम है टॉलरेंस। अब दूसरी बात जो हमने इस पैराग्राफ में रीड की है, जो कि हाईलाइट करनी चाहिए हमें, वो ये है that the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a superb example of tolerance. अब यहाँ पर टॉलरेंस के बारे में बताया गया है और फिर यहाँ पर उसकी आपको एक एग्जाम्पल दी गई है। और कैसी एग्जाम्पल दी गई है आपको एक ऐसी एग्जाम्पल इसकी दी गई है जिन्होंने अमली तौर पर यानी प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म भी किया है। तो इसका थीम रीड करते हैं जो कि मैंने लिखा है। आप इससे डिफरेंट थीम भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और फिर उसको मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए ताकि हम देखें कि किसका थीम ज़्यादा बेहतर है। जिसका थीम ज़्यादा बेहतर होगा स्टूडेंट्स उसको कॉपी कर सकते हैं। मैं जब आपसे किसी चीज़ के बारे में कहती हूँ कि आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, तो उसका मकसद ये होता है कि अगर कोई और इस वीडियो को देख रहा है और कमेंट्स को रीड कर रहा है तो उसको फिर जोन सा भी बेस्ट लगेगा, उसको कमेंट सेक्शन वाला अगर बेस्ट लगेगा और अगर ऑप्शन ज़्यादा आ गए कमेंट सेक्शन में तो स्टूडेंट्स कोई सा भी चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, एनालाइज द फर्स्ट पैराग्राफ इन द टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द थीम। कि इस सबक का पहला पैराग्राफ इसका तज्जिया कीजिए ताकि आपको थीम की पहचान हो सके। फर्स्ट पैराग्राफ को हमने रीड किया है, अब इसके थीम को रीड करते हैं। थीम यानी मरकजी ख्याल। The main theme of the first paragraph is tolerance. के पहले पैराग्राफ का मरकजी ख्याल है टॉलरेंस यानी बर्दाश्त वो बुर्दबारी। It explains, ये वजाहत करता है, that tolerance means कि टॉलरेंस का मतलब है being fair, मुनसिफ होना, and patient और साबिर होना यानी सब्र करना towards की तरफ। People लोग with different lifestyles जिनका तर्ज जिंदगी डिफरेंट यानी मुख्तलिफ है और ओपिनियंस या फिर उनकी राय मुख्तलिफ है। इट एक्सप्लेन्स दैट टॉलरेंस मीन्स बीइंग फेयर एंड पेशेंट टुवर्ड्स पीपल विद डिफरेंट लाइफस्टाइल्स और ओपिनियंस। कि ये बताता है कि बर्दाश्त का मतलब है कि मुख्तलिफ लोगों के साथ मुनसिफाना और साबिर रहना। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज गिवन एज द बेस्ट एग्जाम्पल एज ही फॉरगिव इवन हिज वर्स्ट एनिमीज। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बेहतरीन मिसाल कहा गया है जिन्होंने अपने दुश्मनों को भी माफ किया। वर्स्ट एनिमीज बदतरीन दुश्मन। तो यहाँ पर हमने थीम को रीड किया, दोबारा से इसको रीड करते हैं। The theme of the first paragraph is tolerance. It explains that tolerance means being fair and patient towards people with different lifestyles or opinions. Hazrat Muhammad, peace be upon him, is given as the best example as he forgave even his worst enemies. अब यहाँ पर हमने थीम को रीड कर लिया है। ये थीम अभी भी थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा लेंथी है। थीम शॉर्ट होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए, आपके पास एक टॉपिक मौजूद हो और आपसे कहा जाए कि इस पे 2 पेजेस लिखें, वो लेंथ लिखना आसान है, लेकिन जब आपसे ये कहा जाए कि ये पैराग्राफ है और इसको शॉर्ट करें, ये मुश्किल है। तो आपने इस स्किल को सीखना है कि आप लेंथी पैराग्राफ से, लेंथी टेक्स्ट से आप शॉर्ट यानी उसका क्रस्ट कैसे निकाल सकते हैं, आप उससे उसका मेन थीम आप कैसे निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप मैट्रिक में सीखेंगे कि आप एक लेंथी कॉन्सेप्ट से शॉर्ट पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं या उसको शॉर्ट पॉइंट्स में कैसे लिख सकते हैं। इसको प्रेसी कहा जाता है। आगे इसकी डिटेल हम रीड करेंगे फिर जहां कहीं एक्सरसाइज में आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब चलते हैं राइटिंग के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस बहस कीजिए टॉलरेंस बर्दाश्त व बुर्दबारी पर विद रेफरेंस टू द करंट वर्ड सिनेरियो। करंट जारी, वर्ड दुनिया, सिनेरियो हालात। अभी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं उसका हवाला दें और टॉलरेंस पर बात करें। रेफरेंस कहते हैं हवाला देने को।
राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए ऑफ एटलीस्ट 100 वर्ड्स, तकरीबन 100 वर्ड्स का। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपने करंट वर्ड सिनेरियो लिखना है। ये अभी जो दुनिया में हालात चल रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं कि आया लोगों में टॉलरेंस है, नहीं है, लोग किन हालात में एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, आया लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करते भी हैं या नहीं। देखिए अभी जो हमने टेक्स्ट रीड किया है उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात की गई है, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान किए गए हैं। आज की दुनिया और उस टाइम की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। जिस तरह पिछले ज़माने में लोग घरों से बाहर निकला करते थे, तो अब लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। इसी तरह आजकल के बच्चों को मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह के आपके स्कूल्स हैं, हमारे टाइम में ऐसे स्कूल्स नहीं होते थे। हमारे टाइम में टीचर्स ऐसे बिहेव नहीं करते थे जैसे कि अभी करते हैं। जैसे पिछले टाइम में लोग कहते हैं, हमारे दौर से भी पहले, कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स बहुत ज़्यादा मार पिटाई किया करते थे। अभी तक सरकारी स्कूलों में ये बोर्ड लगा हुआ होता है कि मार नहीं प्यार। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये एग्जाम्पल बन चुकी है कि सरकारी स्कूलों के टीचर्स ज़्यादा मार पिटाई करते हैं। हालांकि अभी आप सरकारी स्कूलों में जाएं तो आप वहाँ पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल देखेंगे कि वहाँ के टीचर्स बहुत ऑर्गेनाइज, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, कुछ कमी स्कूल की होती है, कुछ स्टाफ की होती है, कुछ बच्चों की होती है, कुछ पेरेंट्स की होती है, तो उसको कैसे डील किया जाता है स्कूल में। अब इसको हम रीड करेंगे। देखिए, किसी की गलती है, किसी की कमी है, अगले बंदे के लिए वहां पे आता है टॉलरेंस का एलिमेंट। आया वो उसको बर्दाश्त करता है या नहीं, तो इसके बारे में आज हम रीड करेंगे। राइटिंग, डिस्कस टॉलरेंस विद रेफरेंस टू द करंट वर्ड सिनेरियो। राइट अ पैराग्राफ ऑफ एटलीस्ट 100 वर्ड्स, कि हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें हमने रेफरेंस, हवाला देना है टॉलरेंस का आजकल के दौर के मुताबिक। करंट वर्ड सिनेरियो क्या है कि आजकल दुनिया में जो हालात चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने रेफरेंस देना है इसका। राइट अ पैराग्राफ ऑफ एटलीस्ट 100 वर्ड्स, हमें तकरीबन 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। इसको मैंने टाइटल दिया है टॉलरेंस, बर्दाश्त वो बुर्दबारी, अ की टू ग्लोबल हार्मनी, अमन की कुंजी यानी अमन की चाबी, कि टॉलरेंस, इसके बगैर दुनिया में अमन आ ही नहीं सकता, हार्मनी आ ही नहीं सकती। यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल भी मेंशन करना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं आजकल की दुनिया में हर मुल्क के पास एटम बम मौजूद है। जैसे हाल ही में पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ी, तो उसमें यह खतरा था कि कहीं एटम बम का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर एटम बम इस्तेमाल होता, अल्लाह ना करे, तो आज जो हम जिंदा हैं तो फिर हम इस दुनिया में ना होते। इस वजह से मैंने इसको ये टाइटल दिया है द टॉलरेंस, कि बर्दाश्त व बुर्दबारी ये इतनी ज़रूरी है कि इसके बगैर इस दुनिया में अमन आ ही नहीं सकता। जहाँ पे टॉलरेंस नहीं होगा वहाँ पर लाजमन तौर पर डिस्प्यूट यानी तनाज़े मौजूद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, वहाँ पर बहस व मुबाहिसे होंगे। और छोटी हद तक ये ठीक है, यानी निचली सतह तक, जैसे घर में ये ठीक है, स्कूल में ठीक है, लेकिन जब बात मुल्कों की आ जाती है और ऐसे ममालिक की, ऐसे कंट्रीज़ की जिनके पास एटम बम मौजूद है, तो फिर ख़तरे मज़ीद बढ़ जाते हैं। अब इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। टॉलरेंस मीन्स, टॉलरेंस का मतलब है रिस्पेक्टिंग, इज्जत करना, एंड एक्सेप्टिंग और कबूल करना, द बिलीव्स, अकायद, ओपिनियंस, राय, एंड लाइफस्टाइल और तर्ज ज़िंदगी ऑफ अदर्स, दूसरों की, इवन इफ दे डिफर फ्रॉम आवर ओन, अगरचे वो हमसे मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। टॉलरेंस मीन्स रिस्पेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग द बिलीव्स, ओपिनियंस एंड लाइफ स्टाइल्स ऑफ अदर इवन इफ दे डिफर फ्रॉम आवर ओन, कि बुर्दबारी या बर्दाश्त का मतलब है कि दूसरों के अकायद, ख्यालात और तर्ज ज़िंदगी का एहतराम करना और उन्हें कबूल करना, चाहे वो हमारे से मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। इन टूडेज वर्ल्ड, आजकल की दुनिया में, पीपल फेस मैनी सिचुएशंस, लोगों को सामना करना पड़ता है सिचुएशंस के कई सूरत हाल का, दैट टेस्ट, जो कि इम्तिहान या आजमाते हैं, देयर पेशेंस, उनके सब्र को, एंड अंडरस्टैंडिंग, और उनकी समझ बूझ को। In today's world, people face many situations that test their patience and understanding, कि आज की दुनिया में लोग कई ऐसी सूरत हाल से गुजरते हैं
جو ان کے صبر اور سمجھ بوجھ کا امتحان لیتی ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر ان اسکول میں اسٹوڈنٹس فرام ڈائیورس بیک گراؤنڈس، ڈائیورس مختلف یا متنوع، بیک گراؤنڈس پس منظر، may have varying opinions، opinion رائے، varying مختلف، اور ways یا طریقے of learning سیکھنے کے. For example, in schools, students from diverse backgrounds may have varying opinions or ways of learning. کہ مثال کے طور پر اسکولوں میں مختلف پس منظر کے طلباء کے خیالات یا سیکھنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. Teachers، اساتذہ who acknowledge، جو کہ قبول کرتے ہیں these differences in اختلافات کو، differences اختلافات، acknowledge قبول کرنا، اینڈ کریٹ اور پیدا کرتے ہیں انکلوسیو ایکٹیویٹیز، شامل کرنے والی سرگرمیاں، ہیلپ ایوری ون، یہ مدد کرتی ہے سب کی، فیل ویلیوڈ، تاکہ وہ قدر محسوس کریں یعنی قدر کی نگاہ سے دیکھیں. ٹیچرز who acknowledge these differences and create inclusive activities help everyone feel valued. کہ اساتذہ جو ان اختلافات کو تسلیم کرتے ہیں اور شامل کرنے والی سرگرمیاں ترتیب دیتے ہیں، وہ سب ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے میں مدد دیتے ہیں. اب یہاں پر اسپیسیفکلی بات کی گئی ہے ٹیچرز کے رول کے بارے میں کہ اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسا ماحول دینا ہے، یعنی ان کے لیے ایسا انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے اور بچوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ دنیا میں انسان مختلف ہے ایک دوسرے سے، اور یہی ڈائیورسٹی جو ہے تو یہ ہمارے معاشرے کو خوبصورت بناتی ہے. جیسے آپ ایک پکچر کو دیکھتے ہیں اور اس میں ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں، اسی طرح معاشرے میں ڈائیورسٹی جو ہے یہ اس کی خوبصورتی ہے، لوگوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا، لیکن اس کے ساتھ لوگوں میں ٹالرنس کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ڈائیورسٹی تبھی کامیاب رہے گی جب اس میں ٹالرنس ہوگا. جیسے کہ آپ پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں، پاکستان ایک کثیر الثقافتی ملک ہے. جیسے یہاں کی ثقافتیں آپ دیکھیں، ہمارے 4 پروونسز ہیں، 4 پروونسز کے علاوہ گلگت بلتستان ہے، کشمیر ہے، اور یہ سارے لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر لوگوں میں برداشت و بردباری یعنی ٹالرنس کی کوالٹی موجود ہے تو سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں. سملرلی اسی طرح ان سوشل میڈیا پر پیپل آفن انکاؤنٹر اپوزنگ ویو پوائنٹس، انکاؤنٹر سامنا کرتے ہیں، اپوزنگ ویو پوائنٹس متضاد خیالات. انسٹیڈ آف آرگیوئنگ ایگریسولی، انسٹیڈ اس کے بجائے، آرگیوئنگ کے بحث کی جائے، ایگریسولی جارحانہ، لسننگ کاملی خاموشی سے سننا، اینڈ رسپونڈنگ ریسپیکٹفلی، رسپونڈنگ جواب دینا، ریسپیکٹفلی عزت سے، پروموٹس یہ بڑھاتا ہے ہارمنی ہم آہنگی. On social media, people often encounter opposing viewpoints. Instead of arguing aggressively, listening calmly and responding respectfully promotes harmony. یہ سوشل میڈیا پر لوگ اکثر متضاد خیالات کا سامنا کرتے ہیں. جارحانہ بحث کے بجائے پرسکون سننا اور احترام کے ساتھ جواب دینا ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے. ماڈرن سوسائٹیز، جدید معاشرے، تھرائیو وہ ترقی کرتے ہیں، when individuals جب انفرادی لوگ یعنی انفرادی طور پر embrace وہ قبول کریں differences اختلافات and cooperate اور تعاون کریں despite اس کے بجائے disagreement کہ وہ اختلاف کریں. Modern societies thrive when individuals embrace differences and cooperate despite disagreements. کہ جدید معاشرے اس وقت ترقی کرتے ہیں جب افراد اختلافات کو قبول کریں اور اختلاف کے باوجود تعاون کریں. تو یہاں پر ہم نے 2 examples ریڈ کی from current world scenario. ایک ہم نے اسکول کے بارے میں ریڈ کیا، اسٹوڈنٹس کے بارے میں، ٹیچرس کے بارے میں. دوسرا ہم نے ریڈ کیا سوشل میڈیا کے بارے میں.
کیونکہ آج کل یہ ہمارے پاس زیادہ مین ٹاپکس ہیں، زیادہ استعمال سوشل میڈیا کا ہوتا ہے، اور آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے لیے یہ کویشچن ہے، اس لیے میں نے اسکول کو مینشن کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا، ہم نے ریڈ کیا کہ کس طرح ٹالرنس ایک معاشرے کو پرسکون جگہ بناتا ہے رہنے کے لیے۔ اس کو دوبارہ سے ریڈ کرتے ہیں۔ ٹالرنس، a key to global harmony. Tolerance means respecting and accepting the beliefs, opinions and lifestyles of others even if they differ from our own. In today's world, people face many situations that test their patience and understanding. For example, in schools, students from diverse backgrounds may have varying opinions or ways of learning. Teachers who acknowledge these differences and create inclusive activities help everyone feel valued. Similarly, on social media, people often encounter opposing viewpoints. Instead of arguing aggressively, listening calmly and responding respectfully promotes harmony. Modern societies thrive when individuals embrace differences and cooperate despite disagreements. یہاں پر ہمارا رائٹنگ کے پورشن میں تھرڈ کویشچن اینڈ ہوتا ہے، جس میں ہم نے ایک پیراگراف لکھا اباؤٹ کرنٹ ورڈ سینیریو ود ریفرنس ٹو ٹالرنس۔ یہاں پر ہمارے یہ 3 کویشچنس کور ہو چکے ہیں۔ ڈو یو ریمبر کا پورشن ہم آلریڈی ریڈ کر چکے ہیں کویشچن نمبر 1 کے ساتھ۔ اب آگے چلتے ہیں کویشچن نمبر ڈی کی طرف۔ رائٹنگ کے پورشن میں کویشچن نمبر 4 ہے، رائٹ ڈاؤن دا سمری آف دا لیسن حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم دا ماڈل آف ٹالرنس۔ اب جو لیسن ہم نے ریڈ کیا ہے یونٹ نمبر 1 میں، اس کی سمری لکھنی ہے۔ سمری یعنی خلاصہ۔ اب سمری کو لکھنے سے پہلے ہم ان پوائنٹس کو ریڈ کریں گے۔ ڈو یو ریمبر، کیا آپ کو یاد ہے؟ رائٹنگ اے سمری، خلاصہ لکھتے ہوئے۔ اب یہاں پر آپ کو کچھ ٹپس دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہے while writing a summary. Do not rewrite the original piece. جو اوریجنل ٹیکسٹ آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ نے واپس نہیں لکھنا۔ Keep your summary short. اپنی سمری کو شارٹ رکھیے۔ جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس کی تقریباً 1/3 ہونی چاہیے آپ کی سمری، یعنی اگر آپ کا اوریجنل ٹیکسٹ 100 ورڈز کا ہے تو آپ کی سمری 33 ورڈز کی ہونی چاہیے۔ یوز یور اون ورڈنگ، اپنے الفاظ آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ جب آپ سے کہا گیا ہے کہ اوریجنل پیس آپ نے دوبارہ سے نہیں لکھنا تو پھر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ آپ نے اپنی ورڈنگ یوز کرنی ہے۔ ریفر ٹو دا سینٹرل آئیڈیا آف دا اوریجنل پیس، آپ نے اوریجنل پیس کے سینٹرل آئیڈیا پہ ہی کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمری لکھتے ہوئے اس کا مین آئیڈیا ہی چینج کر دیں۔ ریڈ ود ہو، واٹ، وین، ویئر، وائی اینڈ ہاؤ کویشچنز ان مائنڈ۔ اب ان کویشچنس کو آپ نے یوز نہیں کرنا بلکہ ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر اس کے اکارڈنگ آپ نے سمری لکھنی ہے۔ لاسٹ، ڈو ناٹ گیو اوپینینس، اپنی رائے نہیں دینی بلکہ جو اوریجنل پیس ہے اسی کو آپ نے شارٹ کر کے اس کی سمری لکھنی ہے۔ اب سمری میں آپ کے لیے آلریڈی لکھ چکی ہوں، اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ اب جنہوں نے اس لیسن کی ٹیکسٹ کو ریڈ نہیں کیا وہ اس سمری کو نہیں لکھ سکتے، تو جن بچوں نے لیسن کو ریڈ نہیں کیا تو وہ کائنڈلی پہلے لیسن کو ریڈ کریں پھر اس کے بعد سمری لکھیں۔ رائٹنگ، رائٹ ڈاؤن دا سمری آف دا لیسن حضرت محمد پیس بی اپون ہم دا ماڈل آف ٹالرنس۔ سمری یعنی خلاصہ۔ دا لیسن حضرت محمد پیس بی اپون ہم دا ماڈل آف ٹالرنس ایکسپلینز، یہ وضاحت کرتا ہے how the prophet peace be upon him demonstrated patience، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے مظاہرہ کیا صبر کا، forgiveness درگزر کا، and kindness اور رحم دلی کا in the face of hardships مشکلات کے وقت۔ کہ یہ لیسن بیان کرتا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکلات کے باوجود صبر، درگزر اور مہربانی کا مظاہرہ کیا۔ ڈسپائٹ بجائے، فیسنگ سامنا کرنا، کرویلٹی ظلم کا، اینڈ اپوزیشن اور مخالفت، ان مکہ، مکہ میں، کہ مکہ میں سختی اور مخالفت کے باوجود ہی ریمینڈ، وہ رہے کام، پرسکون، اینڈ جسٹ اور منصف، کہ مکہ میں سختی اور مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پرسکون اور منصفانہ رویہ اختیار کیا۔ آفٹر دا کانکویسٹ آف مکہ، مکہ کی فتح کے بعد،
He forgave, उन्होंने माफ़ किया. Even his worst enemies, अपने बदतरीन दुश्मन. And granted और अता की जनरल एमनेस्टी, आम माफ़ी, टू द पीपल, लोगों को. कि मक्का की फतह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया और लोगों को आम माफ़ी अता की. द स्टोरी ऑफ रब्बी ज़ैद हाईलाइट्स, रब्बी ज़ैद की कहानी निशानदही करती है हाउ हिज टॉलरेंस, की कैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र व बर्दाश्त एंड जेंटल बिहेवियर और नरम बर्ताव. इंस्पायर, उन्होंने मुतासिर किया अदर्स, दूसरों को. कि रब्बी ज़ैद की कहानी निशानदही करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त और नरमी ने दूसरों को मुतासिर किया. ओवरऑल, मजमूई तौर पर द लेसन टीचर्स दैट, ये सबक हमें सिखाती है दैट टॉलरेंस के बर्दाश्त मीन्स, इसका मतलब है शोइंग फेयरनेस, इंसाफ करना, कंपैशन, हमदर्दी दिखाना, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझना, टुवर्ड्स एवरीवन, दूसरों को, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल हालात में भी. मजमूई तौर पर यह सबक सिखाता है कि बर्दाश्त का मतलब हर हाल में सबके साथ इंसाफ, हमदर्दी और समझदारी का मुजाहरा करना है. तो यहाँ पर हमने लेसन की समरी को रीड किया. आप देख सकते हैं इसमें हमने तमाम मेन इवेंट्स को हाईलाइट किया है. द स्टोरी ऑफ रब्बी ज़ैद, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, टॉलरेंस का मीनिंग और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस. इसको दोबारा से रीड करते हैं. समरी, द लेसन, हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, द मॉडल ऑफ टॉलरेंस, explains how the Prophet Muhammad, peace be upon him, demonstrated patience, forgiveness, and kindness in the face of hardships. Despite facing cruelty and opposition in Makkah, he remained calm and just. After the conquest of Makkah, he forgave even his worst enemies and granted general amnesty to the people. The story of Rabbi Zaid highlights how his tolerance and gentle behavior inspired others. Overall, the lesson teaches that tolerance means showing fairness, compassion, and understanding towards everyone, even in difficult situations. तो यहाँ पर हमारा राइटिंग के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 के लेसन की समरी को रीड किया. हमने सबसे पहले टिप्स रीड किए कि हम समरी लिखेंगे कैसे, उसके बाद हमने समरी को रीड किया. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9 की तरफ. राइटिंग के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू, कि दिए हुए इक़्तिबास को इसका तर्जुमा करें अंग्रेजी से उर्दू में. आपको नीचे एक पैसेज दिया गया है जो कि इंग्लिश में है, हमने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है. पहले इसको रीड करते हैं, फिर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे. Tolerance means the ability or willingness to endure the existence of opinions or behavior that one dislikes or disagrees with. People who have less of this ability easily fall prey to aggression, haste reactions, anger, and all other negative attitudes. Tolerance is one of the paths of winning Allah's will and happiness. In the Holy Quran, Allah has guaranteed those who are patient that He will give them reward without measure. यहाँ पर 4 sentences हैं, हम 1 by 1 एक एक sentence को translate करेंगे. इसको मैंने sheet पे लिखा है, यहाँ से इसको read करते हैं. Writing. Translate the following passage from English to Urdu. Tolerance means, बर्दाश्त व बर्दारी का मतलब है the ability, सलाहियत, और willingness या ख्वाहिश, to endure के बर्दाश्त करे, the existence वजूद, of opinions राय, behavior बर्ताव, that one dislikes जो नापसंद हो, और disagrees with जिससे मुतफिक ना हो. अब इसकी ट्रांसलेशन क्या बनी है कि बर्दाश्त का मतलब ये है कि किसी के ख्यालात या रवैये को बर्दाश्त करने
کی صلاحیت یا خواہش رکھنا جو ہمیں پسند نہ ہو یا جن سے ہم متفق نہ ہو. Tolerance means the ability or willingness to endure the existence of opinions or behavior that one dislikes or disagrees with. برداشت کا مطلب ہے کہ کسی کے خیالات یا رویے کو برداشت کرنے کی صلاحیت یا خواہش رکھنا جو ہمیں پسند نہ ہو یا جن سے ہم متفق نہ ہوں. People who have less of this ability وہ لوگ جن میں یہ صلاحیت کم ہے، یعنی یہ صلاحیت کہ وہ کسی کے خیالات یا رویے کو برداشت کرے. ایزیلی فال پرے وہ آسانی سے شکار بن جاتے ہیں ٹو ایگریشن جارحیت کے. ہیسٹ ریئیکشنز جلد بازی. اینگر غصہ اینڈ آل ادر نیگیٹو ایٹیٹیوڈز اور دیگر منفی رویے. کہ جو لوگ اس صلاحیت میں کمزور ہوتے ہیں وہ آسانی سے جارحیت، جلد بازی، غصہ اور دیگر منفی رویوں کا شکار بن جاتے ہیں. ٹرانسلیشن کو لکھتے ہیں. People who have less of this ability easily fall prey to aggression, haste reactions, anger and all other negative attitudes. کہ جو لوگ اس صلاحیت میں کمزور ہوتے ہیں وہ آسانی سے جارحیت، جلد بازی، غصہ اور دیگر منفی رویوں کا شکار بن جاتے ہیں. نیکسٹ سینٹینس. ٹالرنس برداشت و بردباری is one of the paths of winning Allah's will. کہ یہ اللہ کی رضا اور ان کی خوشی کو جیتنے کا راستہ ہے. کہ برداشت اللہ کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے راستوں میں ایک ہے. Tolerance is one of the paths of winning Allah's will and happiness. برداشت اللہ کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے راستوں میں سے ایک ہے. لاسٹ سینٹینس ہے ہمارے پاس. In the Holy Quran قرآن مجید میں اللہ has guaranteed اللہ نے یقین دلایا ہے those who are patient جو کہ صبر کرتے ہیں that he will give them reward کہ وہ ان کو انعام دے گا without میئر بغیر حساب کے. کہ قرآن پاک میں اللہ نے صبر کرنے والوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ انہیں بغیر حساب انعام عطا فرمائیں گے. In the Holy Quran, Allah has guaranteed those who are patient that He will give them reward without measure. کہ قرآن پاک میں اللہ نے صبر کرنے والوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ انہیں بغیر حساب انعام عطا فرمائیں گے. تو یہاں پر رائٹنگ کے پورشن میں ہمارا کوشچن نمبر 5 اینڈ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس ایک پیسج دیا گیا تھا انگلش لینگویج میں اور اس کو ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا رائٹنگ کا پورشن اینڈ ہوتا ہے. اب نیکسٹ پورشن ہے ہمارے پاس لسننگ اینڈ اسپیکنگ اور یہ اس یونٹ کا 4تھ پورشن ہے. لسننگ سننا، اسپیکنگ بولنا.
शेयर विद द क्लास एन एक्ट ऑफ टॉलरेंस, कि अपने क्लास वालों के साथ शेयर कीजिए, बांटिए एन एक्ट ऑफ टॉलरेंस, बर्दाश्त का एक वाकया, यू हैव परफॉर्म्ड रिसेंटली, जो कि आपने परफॉर्म किया हो, यानी बर्दाश्त का कोई ऐसा वाकया जो आपके साथ पेश आया हो। ये स्कूल में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, घर से बाहर भी हो सकता है, या आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है, आपने इसको परफॉर्म करना है, या आपकी ओरल एक्टिविटी है। इसको रिटन नोटबुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए है। टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के साथ इसको डिस्कस करे, क्लासरूम में उनसे पूछे कि क्लास में आपने ऐसा एक्ट ऑफ टॉलरेंस कौन सा परफॉर्म किया है रिसेंटली, यानी हाल ही में। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग के पोर्शन में यही एक ही एक्टिविटी आपको दी गई है। अब नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास ग्रामर का, ये इस यूनिट का 5th और लास्ट पोर्शन है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। आज की वीडियो में हमने राइटिंग और लिसनिंग एंड स्पीकिंग के पोर्शन को कवर किया। राइटिंग के पोर्शन में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। हमने पैराग्राफ राइटिंग की, हमने पैराग्राफ को एनालाइज करना सीखा, इसके अलावा हमने समरी लिखनी सीखी और हमने ट्रांसलेशन की। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।